हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीटी सिंप्लीफाइड। टुडे अवर टॉपिक इज बिजनेस प्रोफेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। टोटल इनकम का जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। नाउ फटाफट इसका क्विक रीजन लेते हैं। व्हाट इज द बिजनेस? बिजनेस मींस व्हाट? एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस। प्रोफेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन है, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। मतलब इसमें यहाँ पर आपका जो प्रोफेशनल स्किल है, इंटेलेक्चुअल स्किल, उसके अलावा जो मैनुअल आपकी जो स्किल है उसको भी यहाँ पर कवर किया गया है। उसके बाद आता है कि भाई इसके अंदर आपको खाली रेवेन्यू नेचर की इनकम ही कंसीडर करनी है। कैपिटल नेचर का अगर कोई इनकम या एक्सपेंडिचर हुआ तो इस हेड में नहीं आता है। कैपिटल नेचर की आपकी इनकम होती है कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी टू कैरी आउट द एक्टिविटी ऑन ए constituting business for a considerable length of time. Even a single activity in the nature of adventure, in the nature of trade, commerce or manufacture, that also amounts to a business. ठीक है। उसके बाद बोला है कि रिजल्ट उसका लॉस भी हो सकता है, तो हम लोग लॉस को भी असेस करेंगे, बिकॉज लॉस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस। तो हम सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद बोला कि हर एक बिजनेस का हमें प्रॉफिट यहाँ पर अलग अलग कंप्यूट करना होता है। बिजनेस 1 का प्रॉफिट, बिजनेस 2 का प्रॉफिट, बिजनेस 3 का प्रॉफिट। बट लास्ट में हम सब क्या करेंगे, उसको इंटरनेट सेट ऑफ करके उसको एक टोटल एक बिजनेस का हमारा इनकम यहाँ पर निकलेगा। उसके बाद बोला है कि इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल, लेकिन इलीगल नेचर के एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होंगे। ठीक है। उसको हम लोग डील करेंगे सेक्शन 37 के अंदर। उसके बाद इसका जो मेन है चार्जिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन 28। उसमें क्या बोला है कि सबसे पहले आपका बिजनेस का प्रॉफिट है, इसके अंदर टैक्सेबल होता है। या फिर आपकी कोई एजेंसी वगैरह है, उसमें आपको कोई कंपनसेशन मिला है, कोई भी टर्म टर्म आपकी जो है एजेंसी की टर्म्स है उसमें कोई चेंजेस हुआ है, या फिर आपका जो एजेंसी वो टर्मिनेट हो गया है, कैंसिल हो गया है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इनकम है तो वो भी क्या इसके अंदर टैक्सेबल हो जाती है। उसके बाद कैश असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, लाइक आपने कोई एक्सपोर्ट किया है, उसके बदले आपने गवर्नमेंट ने आपको कुछ बेनिफिट दिया है, तो ये भी बिजनेस के अंदर कवर होगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन, आप जो भी नाम दो उसको। ठीक है। रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि पार्टनरशिप फर्म में से अगर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, रेम्युनरेशन मिलता है, आप उसको बोनस बोलो, सैलरी बोलो, कमीशन बोलो, कुछ भी बोलो, ये सब कुछ पार्टनर के हाथ में बिजनेस के हेड में टैक्सेबल होता है। पार्टनर का रेम्युनरेशन, दैट इज सैलरी, बोनस, कमीशन, या फिर पार्टनर को कैपिटल के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, ये सब कुछ बिजनेस के हेड में टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। और दूसरा जो पार्टनरशिप फॉर्म में से प्रॉफिट शेयरिंग जो मिलता है, दैट इज एग्जेम्प्ट, बिकॉज उस पर पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी टैक्स पे करती है, तो पार्टनर के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉन कम्पीट फीस। अब ये क्या है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो, राइट, तो उसमें आपने अगर मान लो अपना बिजनेस बेच दिया है, तो आपको फिर अगेन उस बिजनेस में compete नहीं करना है, मतलब काम ना करने का आपको यहाँ पर पैसा मिलता है। सो इट इज नोन एज नॉन compete फीस। नॉट टू कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, या फिर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ। मान लो आपके पास कोका कोला का पेटेंट है, ठीक है, और आप कोका कोला बना रहे हो, तो आपका उसके साथ अग्रीमेंट है कि आप किसी और को इसको शेयर नहीं करोगे, राइट। तो नॉट टू शेयरिंग आउट एनी नो हाउ। वैसे जैसे अपने यहाँ पर मारुति एंड सुजुकी है, तो सुजुकी अपना नो हाउ किसको दे रहा है, मारुति को दे रहा है, राइट। तो मारुति उसको पैसा दे रही है, भाई तुम अब किसी और को इसके साथ शेयर नहीं करोगे, राइट। तो नॉट टू कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी या फिर नॉट टू कैरिंग आउट एनी नो हाउ, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ पैसा मिलता है तो इट इज अगेन व्हाट, बिजनेस इनकम। लेकिन अगर आपने अपना कोई इंटेंजिबल असेट है, जैसे पेटेंट आपने किसी को यूज करने दे रहे हो, तो बिजनेस इनकम। लेकिन आपने पेटेंट बेच दिया है कंप्लीटली, राइट, तो फिर वो कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। उसके बाद बोला है सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर बिजनेस में कोई भी जो एक पर्सन होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट, उसका कोई इंश्योरेंस लेके रखा है, जिसको हम बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब उसके रिगार्डिंग अगर कोई पैसा आपको मिलता है, राइट, तो वो भी बिजनेस के हाथ में टैक्सेबल होगा। उसके बाद बोला है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। ये क्या है, ये आपको बिजनेस गिफ्ट मिलता है। जैसे आपने सैलरी में देखा था कि सैलरी के केस में क्या होता है कि आपको सैलरी मिलता है, उसके अलावा आपको कोई भी परक्विजिट्स मिलती है फ्रॉम द एम्प्लॉयर। यहां पर क्या है कि आपको बिजनेस गिफ्ट मिला है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सैमसंग का डीलरशिप है, राइट, और सैमसंग ने आपको टर्नओवर अचीव होने पर आपको मान लो 5 डेज का आपको हॉलीडे ट्रिप पैकेज दे दिया है, जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए की आपकी बिजनेस की हेड में टैक्सेबल होगा, राइट। तो ऐसा कोई भी आपको बिजनेस की वजह से कोई गिफ्ट मिलता है, सो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट। मतलब यहां पर क्या है कि आपका जो स्टॉक इन ट्रेड है, आपका स्टॉक इन ट्रेड, फॉर एग्जांपल, अगेन आई एम गिविंग सेम एग्जांपल अगेन, कि अगर आप ज्वेलर्स, राइट, आपका गोल्ड का बिजनेस है, आपके पास अगर आपका कोई स्टॉक में कोई गोल्ड चेन पड़ा हुआ है,
ठीक है। अब मान लो आपको किसी को गिफ्ट करना है, कोई अपना हो आपका, ठीक है, तो आपने इसको अब अपना पर्सनल यूज में ले लिया है। नाउ इट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, मतलब आपने क्या किया, उस शोकेस में से अंगूठी निकाली या चेन निकाला और आपने अपने हाथ में पहन लिया, या फिर आपने किसी और को दे दिया, अपने अपने को, राइट। मतलब यहां पर क्या होगा कि स्टॉक इन ट्रेड नाउ कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटल असेट। तो उस केस में क्या होगा कि उस दिन की, जिस दिन की कन्वर्जन हुआ है, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू वो आपकी बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है इनकम फ्रॉम ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड टू देयर मेंबर्स। नाउ व्हाट इज दिस, कि अगर कोई एसोसिएशन है, अपने मेंबर्स को कोई स्पेसिफिक सर्विस दे रहे हैं, राइट, तो उस केस में जो भी इनकम होगी वो उसके हाथ में, बिजनेस के हेड में टैक्सेबल होती है। फिर आया सेल कंसिडरेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, उसको हम लास्ट में एक बार डील करेंगे। सेक्शन 29 इज अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। अब करना क्या है आपको, देखो, आपको यहां पर एक्सपेंडिचर और इनकम दो चीजें हैं, ठीक है। आपको अपना पहले तो प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स। फिर आपको क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट्स करना है। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपने डेबिट किए हैं, एक्सपेंडिचर जो आपने डेबिट किए हैं, राइट, जो इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड नहीं है। सर ये कौन से एक्सपेंडिचर थे, वो हम लोग देखेंगे आगे चल के, राइट। तो एक्सपेंडिचर विच हैज डेबिटेड बट डिसअलाउड, ये हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर कुछ ऐसी इनकम है जो आपने क्रेडिट करी है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड को इनकम क्रेडिट करी है, विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, या फिर वो एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर इनकम को क्रेडिट किया हुआ है, तो इट इज एग्जेम्प्ट इनकम, राइट। तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा आपकी, ठीक है। या फिर ऐसी मान लो जैसे सेल और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी आपने बिजनेस का सेल किया है, तो उस पर आपको जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज अ कैपिटल गेन, तो बिजनेस के हेड में नहीं आता, राइट। फिर आपने कोई रेंटल इनकम को डेबिट किया है, हाउस प्रॉपर्टी का, सॉरी, रेंटल इनकम को आपने क्रेडिट किया है हाउस प्रॉपर्टी का बिजनेस प्रोफेशन में, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, वो इस हेड में नहीं आता, राइट। तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस। ऐसी कोई भी इनकम जो दूसरे हेड में टैक्सेबल होती है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद आता है अगेन ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर, तो एक हो गया प्लस माइनस, ऐसे कोई भी एक्सपेंस विच इज अलाउड बट आपने डेबिट नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स, इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन आपका लगता है वो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर है वो, ऐसी कोई भी इनकम जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, मतलब ऐसी कोई भी इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी बट आपने उसको क्रेडिट नहीं किया है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो दो चीज प्लस होती है, दो चीज माइनस होगी। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में जनरली हम लोग ऐसा करते हैं कि हम ऐसा एक टेबल बनाते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हम नेट प्रॉफिट से चालू करते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल। फिर कई बार क्या होता है कि आप यहां पर ऐड करके लिखते हो एक्सपेंसेस डेबिटेड बट डिसअलाउड। अब इसमें फिर आप जगह छोड़ते हो, तो कई बार ये जगह कम पड़ जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे एडजस्टमेंट आता जाए, मान लो पहला एडजस्टमेंट आया जिसमें आपको ऐड करना पड़ता, आप ऐड करोगे। दूसरा आया लेस, तो आप लेस करके लिख दोगे। तीसरा वापस आया लेस, तो आप लेस करके लिखोगे। वापस आया ऐड करने का, तो ऐड करके लिखोगे। मतलब मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि आप जगह मत छोड़िएगा इसमें, ठीक है। नेट प्रॉफिट से शुरू करो, जो भी एडलेस होता जाए उसको लिखते जाओ, ताकि आपको वो फिर प्रॉब्लम ही ना हो। जब भी आप टोटल इनकम का क्वेश्चन कंप्यूट करना बैठो, तो पूरा एक पेज बिजनेस प्रोफेशन के लिए छोड़ देना, बाकी सारे हेड्स आप ले लेना दूसरे पेज पर, ठीक है। तो पूरा एक पेज आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए छोड़ देना, एडलेस करते जाना। तो उसमें आपको ऐड, फिर उसकी जगह छोड़ना, लेस उसकी जगह छोड़ना, ऐसा मत करना, वरना वो खिचड़ी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपका बिगड़ सकता है। तो एडलेस करते जाना, 100% वैलिड, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसा आप लोग यहां पर कंप्यूट करोगे। उसके बाद आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 इज अबाउट व्हाट, बिल्डिंग के रिगार्डिंग आपके जो खर्चे होते हैं वो, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में आपको क्या खर्चे होंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग अलग ट्रीट करेंगे सेक्शन 32 में। बिल्डिंग का आपने इंश्योरेंस लिया है, तो दैट इज आल्सो अलाउड। बिल्डिंग में आपने रिपेयरिंग करवाया है, करंट नेचर का रिपेयरिंग,
तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। कैपिटल नेचर का नहीं, एक छोटा मोटा आपने रिपेयरिंग करवाया, दैट इज अलाउड। करंट नेचर का रिपेयरिंग आपका अलाउड है। फिर बिजनेस के रिगार्ड अपना बिल्डिंग के रिगार्डिंग आपने म्युनिसिपल टैक्स भरा है, दैट इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस, इट इज अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर, राइट। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट देके रखा है। रेंट पेड, अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे लिया हुआ है तो उसका रेंट आप दे रहे हो तो वो भी आपको अलाउड होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, नॉशनल रेंट अलाउड नहीं है। मतलब प्रोपराइटर अपना खुद का बिल्डिंग है, बिजनेस में यूज करता है, तो खुद वो रेंट इनकम नहीं ले सकता, राइट। तो नॉशनल रेंट इज नॉट अलाउड। फिर अगर आपने सबलेट किया हुआ है, सबलेट मतलब आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे रखा है जिसका आप रेंट पे कर रहे हो 40,000 रुपीज, उसमें से एक ऑफिस आपने दे दिया किसी और को रेंट पर, उसमें से आपको 10,000 मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि 10,000 माइनस करके 30,000 का नेट एक्सपेंडिचर आपको क्लेम करना है। इन शॉर्ट आपको यहाँ पर नेट इनकम नेट एक्सपेंडिचर क्लेम करना है, ठीक है। फिर अगर आपका पार्टली बिजनेस यूज है और पार्टली पर्सनल यूज है, तो आप क्या करोगे, इसको सारे के सारे एक्सपेंडिचर को प्रोपोर्शनेटली यूज आप यहाँ पर क्लेम करोगे, बराबर है, डन। उसके बाद आता है सेक्शन 31, इट इज अबाउट द रिपेयरिंग ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नाउ 31 इज अबाउट प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। उसके रिगार्डिंग अगेन आपने कोई प्लांट मशीनरी या फिर फर्नीचर ने रेंट पे लिया तो रेंट का एक्सपेंडिचर, उसका करंट नेचर का एक्सपेंडिचर है, वो सब कुछ अलाउड है, राइट। और इसमें आपको ये नहीं देखना है कि आपने कितना यूज किया, अगर आपने 2 दिन भी अपने बिजनेस में यूज किया है तो भी आपको पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर यहाँ पर मिलेगा। आपको ऐसा नहीं करना कि 2 दिन यूज, 1 महीना यूज किया तो फिर 1 महीने का क्लेम करेंगे, 11 महीने का हम लोग नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपने इवन पार्टली ईयर भी यूज किया है, पार्ट ऑफ द ईयर भी, तो भी आपको पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर इसके अंदर अलाउड होता है, राइट। तो रेंट, करंट रिपेयर, इंश्योरेंस एटसेट्रा, कैपिटल नेचर का अगर हुआ तो वो आपकी बिल्डिंग में या फिर जो आपका जो फर्नीचर वगैरह जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो ऐड हो जाएगा और उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, राइट। उसके बाद आपको बोला है एक्टिव एज वेल एज पैसिव यूज। अब यहाँ पर एक चीज कंपलसरी है कि आपको जो मशीनरी वगैरह है वो यूज करते होना जरूरी है। आपने कोई एसी मंगवाया है और एसी आपने अभी तक पैके पैक रखा हुआ है, यूज करना चालू नहीं किया है, राइट, तो यू कैन नॉट क्लेम दैट एक्सपेंडिचर। उसके रिगार्डिंग कोई भी रिपेयरिंग आप बिजनेस में यूज नहीं करते कोई भी मशीनरी वगैरह, तो उसका यूज आपको एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होता है। लेकिन सर कुछ मशीनरी ऐसी है जो हम लोग रेगुलर बेस पर यूज नहीं करते, उसको हमने रेडी टू यूज रखा है, तो क्या उसका एक्सपेंडिचर अलाउड होगा? आंसर इज यस। जैसे फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर, राइट, तो वो क्या होता है कि हमने बिजनेस में लगा के रखा हुआ है, जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे, वी आर नॉट यूजिंग इट रेगुलर बेसिस। अब छोटा छोटा आग लगा के उसको हम लोग रोज यूज करेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है, राइट। तो इट इज कॉल्ड केप्ट रेडी टू यूज, राइट, तो उसका एक्सपेंडिचर भी आपको अलाउड होगा। इवन आपने पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर भी यूज किया है तो भी आपको फुल डिडक्शन इसका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिपेयर इंक्लूड्स रिनोवेशन और रिन्यूअल बट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद पार्टली पर्सनल पार्टली बिजनेस, तो क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली आपका एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में मेनली 2 चीज आएगी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, राइट। इंटेंजिबल के अंदर क्या क्या आएगा, इंटेंजिबल के अंदर आएगा आपका नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा, लेकिन गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेंजिबल एसेट के अंदर आएगा बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर, ओके। तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कि डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा किससे, अगर आपने 180 डेज से कम। अब यहां पर आपको 2 चीजें देखनी है, एक तो आपने बिल्डिंग सॉरी कोई भी असेट है वो परचेज करी है, राइट, अक्वायर्ड, एंड सेकंड इज व्हाट, पुट टू यूज। यहां पर दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली बात तो आप अक्वायर्ड मतलब आप मालिक होने चाहिए, यू मस्ट बी ओनर। आप रेंटेड प्रीमाइस का डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। बट सर मेरे केस में ऐसा है कि मेरा जो ऑफिस है ना वो पूरा नेकेड था, मतलब खाली फ्लोर ही था मेरे पास, मैंने उसमें पार्टीशन वगैरह करवाया हुआ है, अंदर पूरा एकदम सुपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बिल्डिंग वाला, तो क्या वो मेरी बिल्डिंग में कंप्लीट होगा? आंसर इज यस, ठीक है। ऑफिस जो है वो आपका रेंट पे है, लेकिन अंदर आपने जो सुपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दैट इज कंसिडर्ड एज ए बिल्डिंग। आपने पीओपी करवाया, आपने फर्नीचर करवाया, पार्टीशन करवाया, ऑफिस करवाया, तो ये सारी आपकी असेट्स है, राइट। तो उसकी कॉस्ट को आप लोग एज ए असेट ट्रीट कर सकते हो और उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिल सकता है, करेक्ट है, डन। और दूसरी बात क्या है, पुट टू यूज होना चाहिए। अगर पुट टू यूज आपका लेस देन 180 डेज हुआ, लेस देन 180 डेज, एग्जैक्टली 180, हाँ। नाउ व्हाट हैपेंस ऑन 181? 181 पे आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, 180 पे भी फुल मिलेगा, 179 पे आपको हाफ डेप्री मिलेगा। अगर आपका एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, राइट, तो आपको हाफ डेप्रिसिएशन अलाउड है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, आपने असेट परचेज भी प्रीवियस ईयर में किया हुआ है एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज वो भी आपका सेम प्रीवियस ईयर में ही है, राइट, तो आपको हाफ डेप्री मिलेगा।
लेकिन आपने असेट परचेस किया है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, मान लो आपने 2023-24 में कोई एसेट परचेस करके रखा है और करंट ईयर में मैं पुट टू यूज करता हूं फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर को 24-25 में, 23-24 में एसेट परचेस किया है, 24-25 में पुट टू यूज कर रहा हूं, दैट इज ऑन दिसंबर, खाली 3 महीना यूज हुआ है, 90 डेज ही यूज हुआ है, तो भी मुझे फुल डेप्रिसिएशन यहां पर अलाउड होगा। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दे के रखा है, तो यू जस्ट गो थ्रू वंस, ठीक है। तो रिवीजन में मैं इतना यहां डीप में नहीं जाऊंगा। दूसरा चीज क्या है कि आपका ओनरशिप होना जरूरी है, यू मस्ट बी ओनर ऑफ द असेट, और दूसरा असेट आपका बिजनेस में यूज होना जरूरी है। इसमें भी अगर आपका पार्टली पर्सनल और पार्टली बिजनेस हुआ तो क्या होगा, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होगा। तो प्रोपोर्शनेट में आपको करना क्या है कि आपको पूरा डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लेना है पहले, फिर उसमें से जो डेप्रिसिएशन है उसमें मान लो आपका 50% पर्सनल है तो 50% आपका डीएसएल होगा, 50% ही आपको डेप्रिसिएशन अलाउड यहाँ पर होगा, ठीक। सो इट्स ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन। अगर पावर सेक्टर अंडरटेकिंग है तो उस केस में डेप्रिसिएशन आपको एसएलएम मेथड पे अलाउड होगा। पावर सेक्टर में आपको एसएलएम मेथड पे अलाउड होगा। एसएलएम का आपको पता होगा कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन यूजफुल लाइफ। मान लो कोई 1 लाख की असेट है, उसमें 10,000 का आपका स्क्रैप वैल्यू है तो 90,000 हुआ, और 10 साल का उसका लाइफ है तो फिर आप हर साल 9,000 आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन लेस कर सकते हो। पावर सेक्टर को ही ये अलाउड है, और वो भी क्या है, एसएलएम मेथड। वो भी उसको आईटीआर से पहले ऑप्ट कर लेना है, ठीक है। और एक बार उसने ऑप्ट किया तो फिर वो आगे साल में कंटिन्यू करेगा। बाकी सब लोगों के लिए है रिटन डाउन वैल्यू, दैट इज डब्ल्यूडीवे मेथड। डब्ल्यूडीवे मेथड में आपको क्या करना है, आपको हर साल जो पैसे परसेंटेज है उसको आपको रिड्यूस करते जाना है, ठीक है। फिर आपको करना क्या है कंप्यूटेशन में, इसे एक काम करता हूं, मैं आपको क्वेश्चन ही करवा दूंगा तो आपको बहुत इजीली ये हो जाएगा कि इसमें प्लस माइनस करने में आपको दिक्कत ना आएगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी से असेट सेल करते हो तो फिर उसमें कोई आपको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो आपका ओपनिंग डब्ल्यू है, आप उसको क्या करोगे, तो शुरुआत वहां से करोगे। उसमें आपने असेट पुट टू यूज करी है फॉर 180 डेज और मोर, ठीक है, तो उसको आप ऐड करोगे। लेस देन 180 डेज है, उसको भी आप लोग ऐड करोगे। तो दो चीज आपकी यहां पर हुई एक्विजिशन वाली, तो टोटल आपको असेट मिलेगी यहां पर आपकी। उसके बाद आपने अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर असेट सॉल्व करी है, सेल करी है, तो आपको क्या मिलेगा, वो माइनस करना है आपको। तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ठीक है। उस पर आपको लगाना है डेप्रिसिएशन, या तो फुल रेट लगेगा या तो फिर हाफ रेट लगेगा, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। फिर ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हमने ऑलरेडी कैपिटल गेन में देख लिया है कि ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट कब होगा, जब आपका सेल कंसिडरेशन वो आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस असेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसमें आपका जो ब्लॉक है, वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ये जो आपका टोटल अमाउंट बनता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ ब्लॉक। अगर आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक से भी आपका सेल कंसिडरेशन ज्यादा है, मतलब आपका ब्लॉक यहाँ पर नेगेटिव हो गया है, तो ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, उस केस में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उस केस में या तो शॉर्ट टर्म गेन होगा या तो शॉर्ट टर्म लॉस होगा। आपका सेल वैल्यू जो आपका है वो अपने ब्लॉक से कम है, लेकिन आपने यहाँ पर सारी की सारी असेट बेच दी है, ऑल द असेट्स, तो उस केस में भले आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो लेकिन असेट नहीं है, तो उस केस में भी लॉस ब्लॉक आपका सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा कौन से केस में, आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज का ध्यान रखना है, कि अगर वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको अलर्ट हो जाना है, राइट, कि मैन्युफैक्चरिंग वाले को ही एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। वो क्वेश्चन में अगर इग्नोर करने को बोले एडिशनल डेप्रिसिएशन तो ही आपको इग्नोर करना है, वरना आपको एग्जाम में इसको कंसिडर करना है। तो जब भी आपको बोला कि भाई एसएससी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो यू हैव टू बी केयरफुल, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना ही लेना है। कोई भी अगर असेट नई परचेज करी है तो, राइट, उसमें भी आपको ऐसा मिलेगा 20% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर वो लेस देन 180 डेज है तो क्या होगा, फिर उस केस में आपको 10% इस साल में मिलेगा और 10% आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। डन। उसके बाद डेप्रिसिएशन एडिशनल कौन से केस में अलाउड नहीं होता है। तो पहले केस में अगर आपने कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है, पुरानी मशीनरी अगर आपने खरीदी है तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। दूसरा आपने किया है कि ऑफिस प्रीमाइस में अगर कोई इंस्टॉल हुआ है तो उसमें भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लायंसेस अगर कोई है, जैसे ऑफिस का एसी है तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऑफिस का कंप्यूटर, उस पर डेप्रिसिएशन आपको एडिशनल नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, नॉर्मल डेप्री मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। लेकिन वही कंप्यूटर अगर आपने फैक्ट्री बिल्डिंग में लगाया है तो उसको आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल होगा, उसमें आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। डन। उसके बाद अगर आपको बोला है कि भाई जिसका आपको 100% डिडक्शन अलाउ हो चुका है, जैसे हमने देखा था सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता है, तो फिर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन उसके ऊपर मिलेगा नहीं। डन। तो ये हो गया आपका डिप्रिसिएशन। फिर उसके बाद है एक्चुअल कॉस्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज करी है, असेट परचेज करी है, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो एक तो आपकी परचेज कॉस्ट प्लस उसके रिगार्डिंग कोई इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर है, ट्रैवलिंग का, उसका जो आने जाने का खर्चा हो, आपको इंस्टॉल करने का खर्चा हो, वो सारी की सारी। उसके रिगार्डिंग अगर कोई ट्रेनिंग का खर्चा होता है,
राइट? तो वो भी आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉस्ट में ऐड करना है। और गवर्नमेंट की ओर से आपको कोई सब्सिडी मिलती है या फिर आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको मिलती है तो वो भी आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, राइट? तो आपकी परचेज कॉस्ट प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर और माइनस क्या होगा आपका आईटीसी, कोई भी आपका अगर कोई सब्सिडी या फिर कोई आईटीसी अलाउड है तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करोगे। डन। उसके बाद आपको बोला है कि अगर आपने कोई असेट के लिए पेमेंट किया है एंड दैट इज फॉर नॉन कैश मोड। नॉन कैश मोड मतलब जब भी बोलो तो क्या आपको क्या समझना है, कैश और बेरर चेक के अलावा। अगर आपने कैश या बेरर चेक से पेमेंट किया है और 10,000 से ऊपर है इन ए डे, तो वो आपका यहाँ पर असेट में ऐड नहीं होगा, मतलब उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको अपनी कॉस्ट में से उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, डन। चलिए उसके बाद सेकंड हैंड एसेट अगर आपने परचेस करी है तो उसके इसमें एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, जो एओ बोलेगा वो, तो इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन में आपको देंगे कि भाई सेकंड हैंड मशीन ये खरीदा है, खरीदा उसने 50 लाख में है, लेकिन उसका एओ ने बोला ये 50 लाख नहीं है, इसका 40 लाख ही माना जाएगा, तो आपको क्वेश्चन में 40 लाख लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद री एक्विजिशन ऑफ द असेट। अगर आपने असेट किसी को बेचा और वापस उसको परचेस किया, अब यहां पर क्या होता है जनरली कि आपने 50 लाख में कोई एसेट बेचा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 50 लाख में आपके पास ओरिजिनल डबल डीवी, आपकी डबल डीवी थी 40 लाख, आपने उसको सेल किया 50 लाख में और आपने री एक्वायर कर दिया उसको 55 लाख में, री एक्विजिशन। तो आप बोलोगे सर हमने तो 55 में खरीदा है, तो हम 55 पे डेप लगाएंगे, आंसर इज नो। री एक्विजिशन में आपको क्या करना है, आपकी री एक्विजिशन कॉस्ट दैट इज 55 lakhs या फिर आपका डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ सेल विच एवर इज लोअर, तो लोअर ऑफ आपका डब्ल्यूडीवी और एक्चुअल प्राइस फॉर विच द असेट इज री एक्वायर्ड विच एवर इज लोअर। उसके बाद बोला स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट। आपका कोई स्टॉक इन ट्रेड है, आपने कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो नाउ व्हाट हैपेंस कि अब उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन का लेना है जिस दिन का आपने कन्वर्जन किया है, उस दिन का, क्योंकि स्टॉक पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, लेकिन स्टॉक अब वो कैपिटल एसेट बन चुका है तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको मिला है असेट इज अक्वायर्ड बाय ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस। असेट अक्वायर्ड बाय ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, तो गिफ्ट में अगर असेट मिला है तो इसकी कॉस्ट क्या, कॉस्ट इज इक्वल टू द प्रीवियस ओनर, राइट। उसके बाद बोला है कि ट्रांसफर ऑफ असेट ऑन लीज, तो यहां पर सेल एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन। तो सेल एंड लीज बैक के ट्रांजैक्शन में क्या होगा, दैट कि डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, आपने जब उसको बेचा तब उसका डब्ल्यूडीवी, राइट, वही आपको कंटिन्यू यहां पर करना होगा मिस्टर वाई के हाथ में। मतलब यहां पर क्या है कि मिस्टर एक्स है, बराबर, एक्स है, उसकी डब्ल्यूडीवी थी 50 लाख, उसने एसेट सेल कर दिया मिस्टर वाई को। देखो यहां पर हम लोग रीएक्वायर नहीं कर रहे हैं, बस असेट वापस परचेज नहीं कर रहे हैं हम लोग, रीपरचेज नहीं है। ये क्या है कि वाई से आपने उसको फिर लीज पे ले लिया है, तो आपको डिडक्शन किस बात का मिलेगा, आपको डिडक्शन यहां पर मिलेगा लीज रेंट का, आपको डिडक्शन मिलेगा लीज रेंट का। लेकिन वाई जो है, नाउ वाई इज द ओनर ऑफ द असेट्स, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि वो किस पर डिप्रिसिएशन कंप्यूट करेगा, सेल एंड लीजबैक के केस में। तो वाई के हाथ में अगर मान लो अपने वाई को बेचा है 60 लाख में, तो वाई के हाथ में भी डबल डी क्या रहेगी, यही वाई भी 50 लाख पे ही डेप्री कंप्यूट करेगा, भले उसने 60 लाख में खरीदा हो। अगर 40 में खरीदा, 40 में खरीदा हो तो भी कितने में मिलेगा उसको, 50 लाख पे डिप्रिसिएशन मिलेगा। देखो यहाँ पर डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द असेट। अगर आपने कोई असेट परचेस करने के लिए इंटरेस्ट लिया, लोन लिया हुआ है, राइट, तो लोन पे आप जितना भी असेट, सॉरी, लोन पे आप जितना भी इंटरेस्ट पे करते हो, राइट, तो वो इंटरेस्ट आपका पुट टू यूज तक का, फर्स्ट पुट टू यूज आप जब तक करते हो तब तक का इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज होगा, मतलब वो आपकी असेट में ऐड हो जाएगा। और पुट टू यूज के बाद वाला जो भी इंटरेस्ट है वो आपको सेक्शन 36 में एज ए एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, बराबर। मान लो आपने अप्रैल में कोई लोन लेकर असेट परचेस किया है और असेट आपने पुट किया है अगस्त में, तो अप्रैल टू अगस्त का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको असेट में ऐड कर देना है, और अगस्त ऑनवर्ड्स जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंडिचर क्लेम करना है। डन। उसके बाद बिल्डिंग, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, बिल्डिंग बोला है, बिल्डिंग, बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी एंड नाउ बॉट इनटू द बिजनेस। पहले मेरे पास मान लो कोई मेरा पर्सनल ऑफिस था जिसको मैं बिजनेस में यूज नहीं करता था, अब मैंने वहां पर अपना प्रैक्टिस चालू कर दिया, तो नाउ दैट बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ माय बिजनेस। तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट आपने जब तक खरीदा तब तक, मान लो मैंने 3 साल पहले खरीदा था और 3 साल पहले मैंने उसको फॉर एग्जांपल 60 लाख में खरीदा था, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब तक का 3 साल का डेप्री, 3 इयर्स
डेप्रिसिएशन मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करूंगा, और जो मेरा अमाउंट आएगा वो मेरे लिए बिजनेस में आगे एक्चुअल कॉस्ट बनेगा और उस पर मैं डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ ये प्रोविजन स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, ये कोई भी दूसरी एसेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरी अगर मान लो कोई एसेट है, मान लो आप अपनी पर्सनल कार को बिजनेस में लाते हो, राइट, तो उस केस में कार की आपकी जो कॉस्ट है वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। भले आपको क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, उसको भी आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। आपको ना डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके आना है, ना आपको एफएमवी कंसीडर करना है, आपको जो भी कॉस्ट है वही कंसीडर करना है, राइट। तो दिस प्रोविजन इज एक्चुअली एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद बोला है कि जीएसटी वगैरह अगर आपको कोई उसका क्रेडिट मिलता है, आईटीसी, राइट, इट इज योर आईटीसी। आईटीसी अगर आपको है तो वो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। सब्सिडी अगर आपको कोई मिलता है तो वो भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अगर सब्सिडी स्पेसिफिक असेट की है तो उस असेट में से माइनस करोगे, और अगर जनरल सब्सिडी है तो सारी असेट की जो कॉस्ट है उसको आप प्रोपोर्शनली सब में बांट दोगे और सब में से माइनस कर दोगे। डन। उसके बाद बोला है असेट इज अक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई नॉन रेजिडेंट ने परचेस किया था और वो इंडिया में लेकर आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि उसने कितने में परचेस किया था और इंडिया में लाया तब तक का डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है, माइनस करना है, राइट। उसके बाद बोला है एक्चुअल असेट यूज फॉर द नॉर्मल बिजनेस आफ्टर यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस। पहले आप साइंटिफिक रिसर्च में असेट को यूज करते थे, वी ऑल नो दैट कि साइंटिफिक रिसर्च में आपको असेट है उसका 100% डिडक्शन मिलता है। नाउ यू आर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ नॉर्मल बिजनेस। तो नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि आपको जो डिडक्शन क्लेम किया वो आपका चला जाएगा, और आपकी जो नॉर्मल बिजनेस में अब आपको उस पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। तो आप क्या करोगे कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट और साइंटिफिक में आपको जितना भी आगे डिडक्शन मिला है तो वो आपको माइनस कर देना है। तो यूजुअली क्या हो जाएगा, ये नील हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 100% डिडक्शन ऑलरेडी अलाउ कर दिया गया है। डेप्रिसिएशन का जो कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ का प्रोविजन है वो है सेक्शन 32 गवर्न करता है। इसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता है, बिकॉज इट इज गवर्न बाय सेक्शन 32। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपका रहेगा, वो आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो भी इनडेफिनिट ईयर्स तक। आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो सैलरी के अलावा किसी के भी सामने, राइट, कोई भी इनकम के सामने आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। इवन इफ द सेम बिजनेस टू विच इट रिलेट्स इज नो लॉन्गर इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब वो बिजनेस भी बंद हो चुका है फिर भी आपको इसको सेट ऑफ करने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको बोला यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या रहेगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है पहले, उसके बाद आपका ब्रॉड फॉरवर्ड का बिजनेस लॉस माइनस होगा, और उसके बाद हम लोग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसकी 8 साल की लाइफ है, इसको पहले उड़ा दो, और इसका तो इनडेफिनिट है, तो इसको बाकी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करना कंपलसरी है, फिर जो प्रॉफिट बचा उसमें अनएब्जॉर्ब लॉस जो आपका कैरी फॉरवर्ड आता है उसको माइनस करो, फिर भी अगर प्रॉफिट बचता है तो फिर आपका डेप्रिसिएशन माइनस करो, राइट। ये ऑर्डर आपका सेट ऑफ है। रेट्स में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट रेट्स थे उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके यहाँ पर दिया हुआ है, दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर, ये आपको एग्जाम में देके नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। लुक, दिस इज द Invictus Limited has two machines S&M in the block as on 1/4/24। तो मेरा यहाँ पर ओपनिंग ब्लॉक कितना हुआ, जिसकी डब्ल्यूडी 3 लाख रुपए, S&M 2 मशीन है मेरे पास, राइट। देखो ध्यान से, हाँ एक मिनट, चलो, S&M 2 मशीन है और ओपनिंग डब्ल्यूडी है इसकी 3 लाख। मशीन L was acquired on 12th of November 2024। देखो नवंबर, अब यहाँ पर आपको 180 डेज वाला जो क्राइटेरिया है ना, उसमें आपको याद रखना है 4 या 5 अक्टूबर, 4th या फिर 5th अक्टूबर, इसके आसपास कहीं हो तो ही कंप्लीट करने बैठना। इसके 5 अक्टूबर के बाद है तो हमेशा समझना आधा डिप्रिसिएशन आएगा, और 4 अक्टूबर से पहले है तो आपका फुल डिप्रिसिएशन आएगा, वो लीप ईयर के हिसाब से चेंज होता रहेगा, राइट। तो 4 या 5 अक्टूबर इन शॉर्ट, वो अगर आए तो ही कंप्लीट करना, अदरवाइज आपका हाफ या फुल कंफर्म है। तो ये आपने परचेस किया है 12th ऑफ नवंबर को, तो इसमें आपको मिलेगा हाफ डिप्रिसिएशन। कितने का लिया है, 1.5 लाख का। तो नया मशीन आपने एल परचेस किया है वो है 1.5 लाख का, राइट। मशीन एल अक्वायर किया है आपने 1,50,000 का, हाफ डेप्रिसिएशन इस पर मिलेगा। पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। आपको बोले थे सेम मशीन एल इज सोल्ड, आपने खरीदा था उसको वापस बेच दिया 24th ऑफ मार्च 2025 को फॉर ₹2 lakhs। चलो, और आपको बोला क्या है वो भी एक बार देख लो।
डेप्रिसिएशन आपको बोला है, ठीक है कोई नहीं कर देते चलो। आपने एल मशीन को बेचा है, वापस आपने इसको क्या कर दिया है, सेल कर दिया है 2 लाख में 24 मार्च 25 को, ठीक है। अब इसमें कोई हमें नंबर ऑफ डेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको बहुत सिंपल करना है। करना क्या है देखो, लुक सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 3 लाख, असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 4। अब यहाँ पर मोर देन 180 डेज नहीं है तो मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज आप क्या करते हैं, इधर लिखते कि 180 डेज और मोर, उसकी वैल्यू आप यहाँ लिखते हैं, फिर लेस देन 180 डेज की आप वैल्यू नीचे लिखते हैं, राइट। फॉर लेस देन 180 डेज कितना है, 1,50,000। इसमें एस और एम ऑलरेडी है और ये एल है, राइट। अब यहाँ पर क्या आता है, ब्लॉक के कंसेप्ट में ऐसा है कि असेट अपना इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो और इंडिविजुअल आइडेंटिटी वो लॉस कर देता है। अब हमें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कौन से मशीन है, अपने को यहाँ पर इतना देखने की हमारा टोटल वैल्यू कितना हुआ, 4.5 लाख। फिर आपको बोला आपने 2 लाख का मशीन सेल कर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, तो लिखेंगे लेस असेट सोल्ड और डिस्कार्डेड कुछ भी अगर हो 2 लाख रुपए माइनस करेंगे। अब बचा कितना, 2.5 लाख। अब सर इसमें फुल वाला है कि हाफ वाला है कि कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो एक सिंपल सा आपको वर्किंग नोट बताता हूँ करना क्या है। आपको इस फिगर को ध्यान में लेना है, टोटल वाला फिगर, ठीक है 4.5 लाख वाला फिगर। देखो कैसे करना है आपको, 4,50,000 उसमें से इधर आप लिखोगे फुल रेट वाला। फुल रेट वाला मतलब क्या हुआ, ओपनिंग एंड 180 प्लस वाला डिप्रिसिएशन। इधर आप कौन सा लिखोगे, हाफ वाला, दैट इज लेस देन 180 डेज वाला, अगर आपने असेट एक्वायर किया है तो वो, ठीक है। तो इसमें देखो ओपनिंग कितना है, 3 लाख, 3 लाख और आपने 1,50 का नया खरीदा था। अब यहां पर बताना मुझे कि सेल जो 2 लाख के किया है वो कौन सा किया है, सेल जो 2 लाख के किया है वो कौन सा है, लेस देन 180 डेज वाला सेल है। ये वर्किंग नोट आपके लिए हर जगह काम कर जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपने यहां पर 2 लाख माइनस करना है, इधर कुछ सेल किया क्या, आंसर इज नो, इसमें कुछ सेल नहीं किया, तो इसका आपका 3 लाख एज इट इज रहेगा। इसका आपका 50,000 आएगा इधर, ठीक है, वो भी नेगेटिव वैल्यू। अब अगर यहां पर नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसको हम लोग सामने लेकर जाएंगे, 50,000 जहां जगह है, जहां पॉजिटिव है वहां ले जाओ। अगर इस साइड नेगेटिव आता है तो इस साइड लेकर आओ, डन। अब यहां पर कितना बचा, 2.5 लाख। ये फुल वाला है कि हाफ वाला है, फुल वाला है, तो इस पर डेप्री कितना मिलेगा, 15%, डन, सिंपल, राइट। तो 2.5 लाख पे 15% 25,000 और 12,500, तो 37,500 आपका डिप्रिसिएशन आएगा। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, माइनस 2.5 लाख हो गया, लेस डिप्रिसिएशन 37,500। आपको खाली डिप्रिसिएशन बोला है तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको बोलता क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आपकी आती इधर, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आती 2,12,500, ऐसा आता। ये वर्किंग नोट आप देख लो एक बार, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा ही करना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हाफ में गिनेंगे, फुल में गिनेंगे, 15% लगेंगे, 7.5 लगेंगे, कोई झंझट नहीं है। सर एडिशनल डिप्रिसिएशन की बात करें, क्या यहाँ पर बोला है मशीनरी है तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग होगा, लेकिन जो आपने मशीन परचेस किया था वो क्या है, यहाँ पर सेल कर दिया है आपने वापस, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन, क्लियर। नेक्स्ट आपको बोला है दूसरा, व्हाट विल बी डेप्रिसिएशन इज अलाउड इफ मशीन एस इज सोल्ड इंस्टेड ऑफ एल। चलो उसको देख लेते हैं। अब यहां पर क्या बोला है कि जो आपने मशीन एल बेचा है उसके बदले आप एस बेचते, कितने में, 2 लाख में। कोई नहीं, चलो उसको भी कंप्लीट करते हैं वापस। ओपनिंग 3 लाख, एड क्या करेंगे, असेट सेम लिखना है आपको, अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, कितना, 1,50,000। टोटल कितना हुआ, 4,50,000 लेस असेट सोल्ड, कितना, 2 लाख, कितना आया, 4.5 लाख, बराबर। अब
डेप्री कितना आएगा, अगेन सेम वर्किंग नोट, टोटल कितना है 450, इस पे फोकस करना है आपको 450 पे। अब इसमें से क्या करेंगे, फुल हाफ 3,50,000, 150 सेल, आपने सेल यहां से किया, अब मशीन एस 2,00,000, तो बचा कितना 1,00,000, यहाँ पे आपने कोई सेल किया, आंसर इज नो, तो 1,50,000 बराबर। अब 1,00,000 पे आपको यहाँ पर करना होगा डिप्रिसिएशन फुल 15%, कितना आया 15,000, और इस पर आएगा 7.5%, राइट। तो 1,50,000 उसका 7.5%, ठीक है। तो कितना आएगा 11,250 आई थिंक सो, टोटल करो दोनों का 26,250, माइनस करो आपका डिप्रिसिएशन इधर, लेस डिप्रिसिएशन 26,250, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। और इधर आप क्या दोगे, रेफरेंस दे दोगे, वर्किंग नोट नंबर 1, रेफरेंस देना मत भूलना वर्किंग नोट्स के, ठीक है। देखो आया 26,250, डन। चलिए उसके बाद आगे बोला है आपको, what will be depreciation allowed if both the machine S and M are sold instead of L, दोनों बेच दिए, दोनों बेच दिए, चलो वापस, ओपनिंग WDV 3,00,000, add same asset acquired and put to use for 180 days or more 150, 450, less asset sold 2,00,000, कितना आया 2,50,000, चलो वापस वर्किंग नोट 450। अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, 3,00,000, 150 सेल किया है 2,00,000 का, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बचा वैल्यू कितना 1,00,000, और यहाँ पर कितना बचा 150। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें खाली हमने मशीन एस ही बेचा था, एक ही बेचा था, यहाँ पर हमने दोनों, ओपनिंग में जो एस एंड एम दोनों थे, हमने यहाँ पर दोनों बेच दिए। तो सर क्या ये 1,00,000 बचा, इसको हम यहां लेके जाए, आंसर इज नो, बिकॉज अभी भी ब्लॉक के अंदर वैल्यू भी पॉजिटिव पड़ा हुआ है और एक असेट भी है, भले वो हाफ हो या फुल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास यहां पर 1,00,000 वाली फुल वैल्यू की एसेट है, समझे। तो इस पर आपको 15% डेप्री लगा देना है, 15,000 और इंटू 7.5, तो 11,250, तो आपका डिप्रेशन अगेन आएगा 26,250, सेम ही आएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा भले यहाँ पे दोनों मशीन चले गए, फिर भी अगर वैल्यू है ब्लॉक में, वैल्यू भी है और अभी भी एक असेट है जो पूरा ब्लॉक को जिंदा रखी है, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट नहीं हुआ है, तो आपको यहां पर इस पर डिप्रिसिएशन मिलेगा, डन। लुक, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, वर्किंग नोट जो मैंने आपको बताया बस वो करते रहो, इजीली आपका काम हो जाएगा, डन। देखो ये हो गया। नेक्स्ट इट सेज व्हाट, लास्ट, the depreciation allowed if the machine S is sold for 320 instead of L। अब यहां पर आपने मशीन बेच दिया 320 में, ओपनिंग वाला, ओपनिंग WDV अगेन 3,00,000, एड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज 150, 450, राइट, लेस असेट सोल्ड, कितने में बेचा है 320 में आई थिंक, राइट, यस 320 में आपने बेचा है इसको, 320, चलो माइनस करो कितना आएगा 1,30,000, डन। चलो वापस वर्किंग नोट 450 फुल हाफ, फुल में कितना है 3,00,000, हाफ वाला कितना है 150, आपने इसमें से 320 का असेट बेच दिया, अब इसका 20,000 माइनस हुआ, इसमें कुछ नहीं बेचा, इसका 150 एज इट इज, माइनस हुआ, इसको इस साइड लेके जाओ 20,000 माइनस करो,
कितना आया 130, 130 पे 7.5%, सिंपल। डन। ऐसे आपको कंप्यूट करना है यहाँ। सो एक अच्छा क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट। 9750 का डिप्रिसिएशन। आई होप इट इज क्लियर, राइट? चलो उसके बाद और एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। Venus engage in a manufacturing of pesticides. Manufacturing again, look, be careful. Furnishes the following particulars relating to its manufacturing unit in Chennai for the year ending 31st March 2025. ओपनिंग बैलेंस है 20 लाख का। मशीनरी परचेस किया है 1 सितंबर को, तो इस पर आपको मिलेगा फुल डिप्रिसिएशन। मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 December 24, हाफ डिप्रिसिएशन। कंप्यूटर परचेस्ड ऑन 3 January 2025, हाफ डिप्रिसिएशन। बराबर। ऑल द असेट्स वर परचेज बाय अकाउंट पे चेक। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैश में पेमेंट नहीं किया है। अगर यहाँ किसी का ऐसा बोला होता था कि भाई ये जो मशीनरी आपने 1 सितंबर को खरीदा है उसमें 2 लाख कैश में दिया होता, तो यहाँ आप 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर देते। कैश दिया होता उसको हम लोग हटा देंगे। ऑल द असेट्स वर पुट टू यूज इमीडिएटली। अच्छा ये भी एक चीज आपको देखनी है, यहाँ पर अगर 1 सितंबर को असेट परचेज किया है लेकिन अगर पुट टू यूज 10 अक्टूबर होता तो फिर हाफ हो जाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहां पर पुट टू यूज का डेट है। क्लियर? वो भी एक देखना आप लोग, परचेस किया और पुट टू यूज, पुट टू यूज बहुत जरूरी है। डन। तो इमीडिएटली पुट टू यूज किया है तो इसलिए हमारा फुल हाफ उसी तरह से रहेगा। न्यू मशीनरी परचेज ऑन 1 December, इसकी बात हो रही है। एंड कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस। सर ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है? ये दोनों ऑफिस में लगाया है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? नो एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक चीज ये क्लियर हो गई। फिर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24, पिछले जन्म की बात हो रही है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। अब ये देखना, ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, a new machinery had been purchased on 31st October 2023 for rupees 10 lakhs. अब पिछले साल में हमने 10 लाख की कोई एसेट परचेस करी थी, राइट? एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड्स द नॉर्मल डेप्रिसिएशन हैड बीन क्लेम्ड देयरऑन। तो मुझे एक चीज बताना कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने जो 10 लाख की एसेट परचेस करी है उस पर आपका 20% के हिसाब से 2 लाख का एडिशनल डेप्री बनता। लेकिन अगर आपने असेट हाफ 180 डेज से कम यूज किया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, तो आपने उस साल में 1 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है। ये आपने किया है 2023-24 में, और 1 लाख आप करंट ईयर में करोगे 2024-25 में। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में से मिलेगा बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस न्यू परचेस, राइट? तो 1 लाख आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो पिछले साल का भटकता हुआ था वो आपको इधर मिल जाएगा। डन। तो ये चीज यहां पर आपको मिल जाएगी। एक एडजस्टमेंट था, अच्छा तो मैंने आपको वो समझा दिया। डन, क्लियर। चलिए आगे। चलो बाकी एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लेना, कुछ लगे तो मेरे को आप लोग एटलीस्ट मैसेज वगैरह कर देना। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आई हैव गिवन द सॉल्यूशन। ठीक है, पार्टली पर्सनल पार्टली यूज है उसका है। ठीक है, इसमें 25% पर्सनल यूज था तो मैंने 75% यहाँ पर डेप्रिसिएशन अलाउबल किया है। ओके, तो इसको एक बार खाली जस्ट गो थ्रू कर लेना, कुछ लगे तो मेरे को बताना। डन। तो डेप्रिसिएशन में अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आगे बढ़ते हम लोग। सेक्शन 38, बिल्डिंग वगैरह अगर आपने कोई पार्टली पर्सनल पार्टली असेट आपका यूज है पर्सनल पर्पस और पार्टली बिजनेस है तो फिर प्रोपोर्शनेट आपको करना है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बोला है सेक्शन 36 अदर डिडक्शंस, उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा इंश्योरेंस। अगर आपने स्टॉक का इंश्योरेंस लिया है तो दैट इज अलाउड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द कैटल, अगर आपने उसका लिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क वाली है तो उसको भी अलाउड होगा। आपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, आप बिजनेसमैन हो, आपने अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, अलाउड। लेकिन ध्यान रखना वो कैश नहीं होना चाहिए, कैश या बैरल चेक नहीं होना चाहिए। एग्जाम में अगर ऐसा ऑप्शन आए तो ध्यान से देखना है इसको एक बार। एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉय इज अ बोनस और कमीशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। अब ये क्या है? would not have been payable to him as a profit or dividend if it had not been paid as a bonus or commission। कुछ समझ में नहीं आया।
समझाता हूं। देखो, मेरे कंपनी के अंदर 5 शेयर होल्डर्स है फॉर एग्जांपल, और 5 के 5 एम्प्लॉय भी है। अब शेयर होल्डर्स को मुझे देना है डिविडेंड। अगर मैं इसको डिविडेंड दूंगा तो पहली बात, डिविडेंड इज नॉट अलाउड एज ए एक्सपेंडिचर बिकॉज डिविडेंड इज नॉट योर एक्सपेंडिचर, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो मेरे को बिजनेस प्रोफेशन में वो एक्सपेंडिचर अलाउड होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, उस पांचों एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर उसको मैंने बुलाया, इधर आओ, तुमको डिविडेंड चाहिए? बोला उसने हाँ। एक काम करता हूं, मैं तुमको बोनस के नाम पर देता हूं, किसी को बताना मत ये डिविडेंड है, समझे? मतलब आपको बोनस तो देना नहीं था, लेकिन डिविडेंड ना देना पड़े इसलिए आपने उसको बोनस के नाम पे डिविडेंड बांट दिया। तो अगर आपने ऐसा कोई भी बोनस दिया है, जो अगर आप बोनस ना देते तो आपको डिविडेंड देना पड़ता, अगर आप बोनस ना देते तो आपको डिविडेंड देना पड़ता। तो अगर ऐसा कोई भी बोनस है तो वो आपका अलाउड नहीं होगा, ठीक है? नॉर्मल बोनस है तो अलाउड है। क्लियर? डन? चलिए, उसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब जैसे आपने लोन लिया हुआ है, या फिर आपका सीसी अकाउंट है, या फिर ओडी अकाउंट है, उसमें आप जो भी इंटरेस्ट देते हो वो सब आपको अलाउड होगा। लेकिन अगर आपने कोई असेट परचेस करने के लिए दिया है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि पुट टू यूज तक का जो भी है, पुट टू यूज तक का वो आपका असेट में ऐड हो जाएगा, उस पर आप डेप्रिक्लेम करोगे, और उसके बाद वाला जो भी है वो आपको एक्सपेंस में अलाउड हो जाएगा। डन? उसके बाद है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब इसमें एक चेंज आया है, एटीसीसी के अंदर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, पहले यहां पर 10% ऑफ सैलरी हुआ करता था, अब यहां पर 14% ऑफ द सैलरी है। राइट? इसका क्वेश्चन भी है, लेट मी चेक। एक क्वेश्चन है इसमें इसका, लेट मी चेक। आगे चला गया। Yes, this one. Ex-Limited contributes 20% of the basic salary to the account of each employee. Under pensions, we refer to in ATCCD. DA is 40% of the basic salary and forms part of the pay. अब DA forming part of the pay और provided in terms of the agreement, उसको हम बोलते हैं DAR। क्या बोलते हैं इसको? DAR। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे याद रखता हूं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 36। अब देखो यहां पर कितना मिलेगा उसका। अब बेसिक सैलरी उसका है 10 लाख रुपए। अब ध्यान से समझना, यहां पर बेसिक है 10 लाख, डीए है 4 लाख, और ये पूरा का पूरा अलाउड है फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट? तो टोटल आपका सैलरी हुआ 14 लैक्स। ओके, अब उसने कंट्रीब्यूट कितना किया है? कंट्रीब्यूशन में ध्यान रखना, उसने कंट्रीब्यूट किया है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। मतलब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हुआ है 10 लाख इंटू 20%, दैट इज 2 लैक्स। आपको अलाउड कितना होगा इधर? अलाउड आपको होगा 14 लैक्स का, क्योंकि यहां पर जो सैलरी का मतलब दिया है 14% ऑफ द सैलरी। अब सैलरी का मतलब यहां पर क्या है? बेसिक प्लस डीए आर। तो यहां पर मुझे जो अलाउड करना है, दैट इज अलाउड, दैट इज 14 लैक्स इंटू 14%, दैट इज 1.96 लैक्स, और 0.04, आई थिंक 4000 आपका, 4000 आपका यहां पर डिसअलाउ होगा। लुक, डन? चलो, आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आई विल सजेस्ट आप इसका प्रिंट आउट निकालो, राइट? तो दैट विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू। और डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है, टेलीग्राम अकाउंट से मेरा आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। ठीक है? स्टिल इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग और समथिंग, जस्ट मैसेज मी। उसका भी आपको मैंने नंबर भी मेरा आपको देके रखा हुआ। लुक, उसके बाद है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर पीएफ कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है? अब यहां पर पीएफ में क्या होगा? दो बातें होगी। लुक, पीएफ कंट्रीब्यूशन, अब पीएफ में बात होती है दो।
एक होता है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि वो एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से काट लेता है और फिर अपना कंट्रीब्यूशन मिला के दोनों को पीएफ में डिपॉजिट करता है, राइट। अब यहां पर क्या है कि ड्यू डेट जो एज पर पीएफ एक्ट है वो क्या है, 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। 15 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा पीएफ डिपॉजिट करना होता है। अब इनकम टैक्स के अंदर यहां पर दोनों का चीज अलग अलग है, एक आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एक आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में क्या होगा, यहां पर लुक, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर आपने पीएफ एक्ट के हिसाब से, यहां पर आपको ड्यू डेट कौन सी देखनी है, ड्यू डेट एज पर पीएफ एक्ट, अगर आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया है, अगर आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया है तो ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ओके, टेक्निकली देखो क्या होता है कि जब भी आपको कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है तो पहले वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई, ये आपकी इनकम में मान लो 2 लाख रुपए है तो ऐड हो जाएगा। फिर कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप डिपॉजिट करते हो तो इट इज अलाउड एज ए एक्सपेंस 2 लाख। ओके, अलाउड कब होगा, अलाउड इफ पेड बिफोर ड्यू डेट। कौन सा ड्यू डेट, पीएफ एक्ट। अगर आपने पीएफ एक्ट से पहले इसको डिपॉजिट नहीं किया है ड्यू डेट से पहले तो ये एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउ हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग आपकी 2 लाख इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, मान लो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में भी क्या होगा, ऐसे वो पीएफ एक्सपेंस 2 लाख, वो ऐसे एक्सपेंस यहां पर क्लेम करेगा एम्प्लॉयर। अब उसके लिए तारीख कौन सी है, उसके लिए तारीख है ड्यू डेट ऑफ आईटीआर, दैट इज सेक्शन 43B। वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको ये वापस याद करवा दूंगा एक बार। अब अगर ये एक्सपेंडिचर आपको क्लेम करना है तो आपको आईटीआर से पहले डिपॉजिट करना है। तो आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पीएफ के हिसाब से चलता है, पीएफ की ड्यू डेट है उसके हिसाब से। ये एक बार डिसअलाउ हो गया, इट इज फॉरएवर डिसअलाउड, फॉरएवर डिसअलाउड, ये कभी भी अलाउड नहीं होगा। एक बार 15 की 16 तारीख हो गई मतलब गया। यहां क्या है कि अगर आपने आफ्टर ड्यू डेट किया है, आफ्टर ड्यू डेट, मान लो आपकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, 31 जुलाई 25, आपने डिपॉजिट किया है 2 अगस्त 25 को, तो फिर ये आपको 2025-26 फाइनेंशियल ईयर उसमें अलाउड होगा। 24-25 में आपका डिसअलाउंस हो जाएगा, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा फायदा है, उसमें तो आपका पूरा गया एक बार। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट पीएफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ये वाला डन। चलो उसके बाद है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वगैरह का कोई भी अगर आपका कोई कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो भी आपको अलाउड है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। एनिमल्स का भी एक बार देख लेना जस्ट। जेडसीबी में क्या होता है कि जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपने 800 रुपए पे बॉन्ड इश्यू किया है, अब रिडेम्पशन के टाइम आप 1000 में इश्यू रिडीम करोगे या फिर 1200 प्रीमियम के साथ रिडीम कर सकते हो, राइट। तो ये जो डिफरेंस है आपका इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस, ये जो 200 रुपए है आपका, राइट, इसको आपको स्प्रेड करना है लाइफ ऑफ द बॉन्ड। मान लो 5 साल का लाइफ है तो एवरी ईयर आपको 40 लाख क्या करना है, यहां पर आपको डिपॉजिट सॉरी एक्सपेंस क्लेम करना है। डन। उसके बाद बोला है बेड डेट। अब बेड डेट आपको अलाउड होगा, राइट, विदाउट एनी कंडीशंस, लेकिन प्रोविजन फॉर बेड डेट इज नॉट अलाउड एट ऑल, प्रोविजन फॉर बेड डेट इज नॉट अलाउड। अगर आपको एग्जाम में कहीं भी प्रोविजन दिखे तो कोई भी प्रोविजन वैसे भी अलाउड नहीं है, राइट, बट बेड डेट इज अलाउड। अब मान लो कि आपने कोई बेड डेट क्लेम किया हुआ है, अब वो बेड डेट आपका रिकवरी हो गया तो वो आपकी बनेगी डीम्ड इनकम, बेड डेट रिकवरी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, देखना ध्यान से, इस एग्जांपल को ध्यान से समझ लेना। आपका एक्चुअल बेड डेट 5 लाख का हुआ था, इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपको बेड डेट अलाउ किया था खाली 3 लाख रुपए का। कितने का, 3 लाख रुपए का। तो आपको बेड डेट अलाउ कितना नहीं किया गया है, 2 लाख रुपए का। अब मान लो आपको रिकवरी हुई, रिकवरी आपकी 4.5 लाख की हो गई, इन एक्चुअल में 5 लाख का बेड डेट हुआ था लेकिन अलाउ आपको 3 लाख ही हुआ, 2 लाख आपको अलाउ नहीं किया, उसने मना कर दिया आपको। अब 4.5 लाख रुपए का रिकवरी यहां पर हुआ,
तो क्या सर 4.5 लाख हमारी इनकम मानी जाएगी? आंसर इज नो। 4.5 लाख में से पहले जो आपको यहां पर अलाउ नहीं किया गया है, ये आपको माइनस करना है 2 लाख, और बचा हुआ अमाउंट 2.5 लाख ही क्या बनेगा? आपका बैड डेट रिकवरी बनेगा। ठीक है, इस एग्जांपल को आप लोग ठीक से एक बार याद कर लेना। इट इज ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम। फिर फैमिली प्लानिंग टू द कंपनी है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं देखना है। रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर फुल्ली अलाउड है, और कैपेक्स अगर होगा तो 1/5 अलाउड होगा। उसके बाद बोला प्रोरेटा अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, आई थिंक इट इज रिपीटेड अगेन, राइट? तो ये 12 नंबर का पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो गया, आप इसको कैंसिल कर देना। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर सीटीटी या फिर एसटीटी। अब हमने कैपिटल गेन में ऐसा पढ़ा हुआ है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन बिकॉज इट वाज द कैपिटल असेट, वो आपका इन्वेस्टमेंट था। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको शेयर्स वगैरह जो है उसको आप एज ए स्टॉक भी रख सकते हो, अपना ट्रेडिंग असेट, राइट? तो अगर आप उसकी इनकम को पीजीबीपी के अंदर ट्रीट करते हो, एज ए स्टॉक इन ट्रेड में आपने परचेज किया सेल किया, परचेज किया सेल किया, ऐसे सेल्स में आप डील करते हो और आपने एसटीटी पे किया है, सो दैट इज अलाउड एज डिडक्शन। अगर आपका बिजनेस है तो अलाउड है, कैपिटल गेन में वो अलाउड नहीं होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया हो किसी शेयर्स में, उसको आप बेचते हो, तो दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो ये हमारा सेक्शन 36। फिर सेक्शन 37 इज अबाउट व्हाट? जनरल और रेसिडेंशियल एक्सपेंडिचर्स। तो उसमें आपको खाली क्या चीज देखनी है कि पहली बात तो ये, जिस साल में हुआ अकाउंटिंग ईयर का खर्चा होना चाहिए। मतलब 24-25 का खर्चा आपको 24-25 में अलाउड होगा, 23-24 का अलाउड नहीं होगा। फिर आपका जो बिजनेस है उसके रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद बोला है कि प्रायर एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड। बिजनेस सेटअप हो जाने के बाद ही आपके सारे खर्चे अलाउड होते हैं, प्रायर टू सेटअप द बिजनेस इज नॉट अलाउड। ठीक है, उसके बाद बोला कि इट शुड नॉट बी पर्सनल नेचर एक्सपेंडिचर। जैसे आपने डोनेशन दिया है, डोनेशन कोई भी हो डिसअलाउ होगा। आपका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, आप ड्राइंग करके कुछ लेके गए हो, राइट? दैट इज नॉट अलाउड। फिर यहां पर आपको बोला कि भाई इट शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। इट शुड नॉट बी नेचर इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स भी नहीं होना चाहिए, राइट? और दूसरा यहां पर है कोई भी ऑफेंस या फिर प्रोहिबिटेड, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलीगल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। अब जैसे सर इलीगल एक्सपेंडिचर का मतलब यहां पर क्या हुआ कि आपने मान लो जीएसटी का रिटर्न लेट फाइल किया है और आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, इंटरेस्ट, तो ये अलाउड है। इट इज व्हाट? इट इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसके लिए आपको पेनल्टी लगी है, तो पेनल्टी इज नॉट अलाउड, इट इज ब्रीच ऑफ लॉ। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड बट ब्रीच ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड। सर इनकम टैक्स पे किया तो अलाउड होगा? आंसर इज नो, पर्सनल नेचर। सर इनकम टैक्स का इंटरेस्ट नॉट अलाउड। सर इनकम टैक्स की पेनल्टी नॉट अलाउड। सर ट्रैफिक पुलिस ने चलान काट लिया, नॉट अलाउड, पेनल्टी बाय ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये सारा आपका यहाँ पर, ये मैंने आपको यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, राइट? ये सारी चीजें। सर आईटीआर की फीस दी है, चलेगा सीए को? यस वो चलेगा, दैट इज अलाउड। कंसल्टेंसी अलाउड है। देन फिर पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी कंट्रीब्यूशन है, दैट इज नॉट अलाउड। या फिर आपने उसके कोई ब्रोशर में एडवर्टीजमेंट दी है, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। लेकिन वो ध्यान रखना, आप यहां से डिसअलाउ करोगे लेकिन 80 जीजीबी और जीजीसी में डिसअलाउ अलाउड होता है वापस, इज एज ए डिडक्शन। ये हम लोग देखेंगे डिडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। देन उसके बाद बोला है सीएसआर। सीएसआर का एक्सपेंडिचर, यू नो वेरी वेल, कंपनीज एक्ट में आप लोग पढ़े हुए हो, तो सीएसआर का एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो ये हो गया अपना सेक्शन 37। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने यहां पर ये किया है, लुक, examine the reasons the allowability of the following expenditure incurred by Mr. मानव, होलसेल डीलर। ठीक है, बिजनेस क्या है वो भी देखना आपको, जब भी क्वेश्चन पढ़ो देखना है इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है कि नहीं है वो भी देखना है, क्या काम करता है वो भी देखना है। ठीक है, सबसे पहले लुक, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग इन कंप्लायंस विद द सीएसआर नॉट अलाउड। परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस एंड सेटिंग अप द ऑपरेटिंग ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स अमाउंटिंग टू ₹450। ये हम लोग स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी में देखेंगे, अलाउड है 450। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट ऑफ ₹50,000 ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, आपने टीडीएस नहीं काटा है। द सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर वाज 202 lakhs, 2 करोड़ से भी ज्यादा है, राइट? तो यहां पर उसको टीडीएस काटना चाहिए लेकिन उसने टीडीएस काटा नहीं है, उसका प्रोविजन हमारा बाकी है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका। फिर सीटीडी ऑन द सेल ऑफ बुलियन, अगर सीटीडी की इनकम अगर पीजीबीपी में फॉल होती तो एक्सपेंडिचर अलाउड होता,
अगर बिजनेस प्रोफेशन में फॉल नहीं होता तो फिर अलाउड नहीं है, राइट? लुक, देन चलो उसके बाद यहां पर आपको बोला है फॉर अ डीलर इन अ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एसटीटी पेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज परमिसिबल एक्सपेंडिचर। आपको बोलना है यहां पर ट्रू एंड फॉल्स। आंसर इज यस, बिकॉज यू आर डीलर, यू आर ट्रेडिंग इन अ सिक्योरिटीज, राइट? तो एसटीटी इज अलाउड। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर होते तो अलाउड नहीं होता। Where a person follows mercantile system of accounting, an expenditure of 25,000, it is again section 40। चलो ये भी हमारा बाकी है अभी। Mediclaim premium paid to GIC, General Insurance Company, by Mr. Lomas for his employees allowed। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ड्राफ्ट बोला है, तो क्या सर ड्राफ्ट से पे किया एक्सपेंडिचर अलाउड है? आंसर इज यस। कैश या बैरल चेक नहीं चलेगा, राइट? अकाउंट पे ही यहाँ पर ये चलेगा। देन एनी मोड अदर देन कैश। फिर 35 डीडी है, ठीक है, वीआरएस का एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पर इसका काम नहीं है कुछ, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद बोला है एडिशनल डिप्रेशन 32(1) इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू प्लांट एंड मशीनरी, एक्जिस्टिंग एसएससी है, ट्रेडिंग एक्टिविटी में है। कहा भाई तुम क्यों आए इधर, तुमको नहीं मिलेगा, हम खाली मैन्युफैक्चरिंग को एडिशनल डिप्रेशन अलाउ करते हैं, राइट? ये आपको अलाउड यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद है देन प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं है, ठीक है? आपने अगर एक्चुअल पेमेंट नहीं किया तो आपको अलाउड नहीं होगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी सेक्शन 36 ये रहा। ग्रेचुइटी, राइट? तो प्रोविजन तो मैंने आपको बताया कोई भी टाइप का प्रोविजन अलाउड नहीं है। ये रहा आपका प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी फंड एंड ऑल। चलो उसके बाद है परचेज ऑफ ऑयल सीड्स ऑफ 50,000 इन केस फ्रॉम ए फार्मर ऑन ए बैंकिंग डे। ये भी कैश पेमेंट वाला है, अभी हमारा देखना बाकी है, ये अलाउड होगा। टैक्स ऑन अ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई 20,000, ये भी हमारा बाकी है। पेमेंट ऑफ 50,000 बाय क्रेडिट कार्ड फॉर फायर इंश्योरेंस चलेगा, फायर इंश्योरेंस चलेगा, कैश पेमेंट नहीं है ये, ठीक है? चलिए ये भी अपना बाकी। एक काम करते हैं, हमारा जो सेक्शन 40 वाला प्रोविजन भी बाकी है, उसके रिगार्डिंग ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है? तो उसको एक बार हम लोग कवर करेंगे एंड देन विल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। डन? तो अगला जो प्रोविजन हमारा रहेगा वो रहेगा सेक्शन 40 एंड ऑल, इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर। अब इसको हम लोग डील करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन अभी हम आपसे यहाँ पर इजाजत चाहते हैं, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है? वंस अगेन रिक्वेस्टिंग कि प्लीज गो थ्रू दिस ऑल और मेक योर माइंड कि आपको मई में एग्जाम क्लियर करना ही करना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मे, सितंबर में करें तो सितंबर में भी, मतलब जो भी आपका अटेम्प्ट है उसमें आपको एग्जाम क्लियर करना ही करना है, कंफर्म है, राइट? डोंट वेस्ट सो मच ऑफ द टाइम, बराबर? इतनी बार उसको पढ़ना मत, एक बार फास्ट गो थ्रू करो और सीधे क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, ठीक है? क्वेश्चन आंसर का मैंने आपको बता दिया कि सिंप्लीफाइड, डीटी सिंप्लीफाइड और प्रेप मास्टर अपना जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे। तो गो एंड गेट इट, प्रिंट आउट निकालो और प्रैक्टिस करो इसका। कोई भी उसमें कंफ्यूजन लगे तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन गुड बाय। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। टिल देन गुड बाय, चलो मिलते हैं।